एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली तो इसके अंदर क्या था कि डी ब्रोगली ने क्या बताया कि अब तक हम क्या देखते आ रहे थे कि जो हमारे पास लाइट है वो क्या है, पार्टिकल बन गई। जो पीछे अपन ने एक्सपेरिमेंट देखे, आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट या क्वांटम सिद्धांत, उसमें क्या प्रूफ हुआ कि जो लाइट है या रेडिएशन है, पहले तो क्या थी, एक वेव नेचर शो कर रही थी, लाइट है। और अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये लाइट है या रेडिएशन है वो क्या बन गई, पार्टिकल नेचर शो करने वाली हो गई। पार्टिकल नेचर दिखाई जो लाइट है। जैसे देखो पहले ये लाइट थी, ये वेव थी, और अब क्या बन गई, ये पार्टिकल। और वेव बनाने, जो वेव नेचर शो कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, और अपवर्तन, परावर्तन, ये सब किसके फिनोमिनाज है, फिजिकल फिनोमिना जो वेव नेचर को शो करते हैं। और फिर बाद में ये जो लाइट है वो पार्टिकल बन गई, और इसके जो पार्टिकल शो करने वाले एक्सपेरिमेंट क्या थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या क्या थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और जो अपना एक कॉम्पटन इफेक्ट था, वो भी उसके अंदर जो फोटोन था वो क्या शो कर रहा था, पार्टिकल नेचर को ही बता रहा था, और जिससे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या हुई थी, पुष्टि हुई थी। तो ये जो लाइट है वो पहले से तो क्या बनी आ रही थी, वेव बनी आ रही थी, और अब ये क्या बन गई, एक पार्टिकल बन गई। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि ये जो नेचर है वो क्या रखती है, सिमेट्री रखती है। जैसे मास है, मास को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में, और एनर्जी को किस में कर सकते हैं, मास में, क्योंकि नेचर है वो क्या रखती है, सिमेट्री रखती है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो लाइट थी वो वेव थी, और अब ये क्या बन गई, पार्टिकल। और इसी तरह जो मैटर होते हैं, जो किन से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से, द्रव्य कणों से, द्रव्य कण। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो मैटर है वो क्या है, पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये जो मैटर है वो क्या वेव नेचर शो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नेचर हैज सिमेट्री। तो इनका कहने का मतलब था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जो मैटर है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक वेव की तरह बिहेव भी कर सकते हैं। तो इनसे पूछा गया कि इसका कोई एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास तो इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट ये है कि नेचर हैज सिमेट्री। तो इन्होंने ये कह दिया, और इसी लाइन के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो क्या था कि जो ये इन्होंने क्या कहा, डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग, कि जो भी मूविंग पार्टिकल होगा, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज क्या, वेव नेचर। तो ये जो मूविंग पार्टिकल होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो क्या शो करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे। मैटर जो किन से मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से। अब ये जो मैटर है वो पार्टिकल है, तो ये मैटर भी यदि इनको कुछ वेलोसिटी दे दे, किसी वेग से इनको मूव करा दे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे हम सब हैं, हम भी क्या, अपन भी क्या है, एक वेव है। तो इन्होंने किस तरीके से बताया कि जैसे कोई मान लो कोई मास m है, ठीक है, इसको कुछ क्या दे दे, वेलोसिटी v,
ये v वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा, संवेग रहेगा, p इक्वल टू mv। ये क्या है, मास है, मतलब एक पार्टिकल है, उसके पास उसको मूव करा देंगे v वेलोसिटी से, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, p इक्वल टू mv। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी मूविंग मास होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये मूविंग मास हो गया, तो उसके पास क्या रहेगी, वेव नेचर रहेगी, और उस इस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव रहेगी उसकी वेव लेंथ लैम्बडा किसके इक्वल रहेगी, h अपॉन p के। ये डी ब्रोगली ने बताया। ये तो उस मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव रहेगी, तरंग रहेगी, उसकी क्या है, वेवलेंथ, और ये उस पार्टिकल जिसका मास m है उसका क्या है, मोमेंटम। तो इन्होंने क्या कहा कि जो उस पार्टिकल से एसोसिएट वेव रहेगी उसकी वेवलेंथ और उस पार्टिकल के मोमेंटम यानी कि उसकी पार्टिकल नेचर को जोड़ने वाली एक क्या दी, इक्वेशन दी। ये जो 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 क्या कहलाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस लैम्बडा को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो इन्होंने ये पार्टिकल नेचर को और उस वेव नेचर को उस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है उस उन दोनों को जोड़ने वाली क्या दी, एक इक्वेशन दी, जो किसके इक्वल थी, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या था कि जो लाइट थी पहले वेव बनती आ रही थी, अब वो क्या बन गई, पार्टिकल बन गई। तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या वेव नहीं बन सकते, तो उन पार्टिकल की जो वेव होती है वो किस फॉर्मूले से दी गई, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p से। ठीक है, और ये जो वेव है इस तरीके की जैसे, और इन वेव को क्या नाम दिया गया, मैटर वेव, मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। तो इसे द्रव्य तरंगों की परिकल्पना भी कहते हैं। जिस तरीके से रस्सी के अंदर तरंगे और ऑर्गन पाइप थे, जो बंद और खुला ऑर्गन पाइप होती है उसके अंदर तरंगे होती है, साउंड वेव होती है या लाइट वेव होती है, उसी तरीके से ये क्या होती है, ये अलग तरीके की वेव है जिनको क्या कहा गया, मैटर वेव्स। ठीक है, अब ये जो फोटोन था, ठीक है, यदि ये रेस्ट में, तो ये क्या है, एक पार्टिकल है, और इसी को ही अपन क्या करा देते हैं, मूव करा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, वेव नेचर शो करने लग जाता है। अब ये जो वेव है उसकी वेव लेंथ तो किससे कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p से। अब मान लो ये अपने पास कोई मास है कुछ भी, और इसका वेट मान लो 100 kg है, ये कोई लड़का है उसका वेव कितना है, 100 kg है, और ये किससे चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो 100 kg का मास है वो 10 मीटर पर सेकंड इस सेकंड से मूव कर रहा है। तो इसकी जो इस मोटे से एसोसिएट जो वेव रहेगी उसकी वेव लेंथ कितनी कैसे निकालेंगे, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p से। ठीक है, ये पार्टिकल और ये क्या हो गई, वेव हो गई। तो h की वैल्यू क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 गुना 10 की पावर माइनस 34, और p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो मास इसका कितना है, 100 kg, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये 10 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6.62, और ये 3 ऊपर जाके माइनस का, और इसको एंगस्ट्रॉम, ये मीटर में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 -27 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इसकी वेवलेंथ, इस मोटे की वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6.62 गुना 10 की पावर माइनस 27 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखा गया है कि ये जो पार्टिकल है इसकी वेवलेंथ कितनी है, ये, और इस वेवलेंथ को मेजर करना या डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगी। तो कहने का मतलब ये आया कि जितने भी मेसिव पार्टिकल होते हैं, यानी कि क्लासिकल पार्टिकल होते हैं जिनका मास इस तरीके से होता है, यानी कि मेसिव यानी बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, उनकी जो उनसे रिलेटेड जो वेवलेंथ रहेगी उसको अपन
डिटेक्ट नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह से भी इनको देख नहीं सकते। तो क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए ये अपन को ये ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं, क्वांटम पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन अणु और हीलियम अणु, इन सब के लिए ये जो वेवलेंथ आएगी उसको अपन डिटेक्ट भी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये जो डी ब्रोगली परिकल्पना है वो क्वांटम पार्टिकल के लिए सही तरीके से वैलिड हो जाती है। वैलिड तो यहाँ पर भी है, पर इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर इस वेव को अपन देख ही नहीं सकते। तो देख नहीं सकते तो क्या फायदा है ऐसी वेवलेंथ का। पर इसमें क्या रहा कि अच्छी तरीके से डिटेक्ट किस में कर सकते हैं, जो क्वांटम पार्टिकल होंगे उनके लिए अपन इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो इन सब के लिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनके लिए ये डी ब्रोगली परिकल्पना है वो सही तरीके से वैलिड हो जाती है। तो इसमें देखें कि अपन जो लैम्डा है वो कितनी होती है, H/P। अब यदि इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो ये कितनी हो जाएगी, H/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो प्लांक कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.8 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। और इसकी जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल उसकी किस वेलोसिटी से मूव करता है, ये मान लो 10 की पावर 6, कहीं कहीं 10 की पावर 8 तक भी ये चला जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब इस क्वांटिटी को सोल्व करते हैं, तो ये आता है इतना आता है, ये देखना पड़ेगा कितना आता है, इतना ही आता है 7.33 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम में इतनी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के लिए। जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू ये आती है। और इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डी ब्रोगली परिकल्पना है वो क्वांटम पार्टिकल के लिए अच्छी तरीके से वैलिड हो जाती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की, ये। और जब ये जो परिकल्पना है इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने दिया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। उसमें बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, और ये कौन सी नेचर शो कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट में, डिफ्रैक्शन की, यानी कि विवर्तन की। और इसमें देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल था, वो इस डी ब्रोगली परिकल्पना को एकदम संतुष्ट करता है। और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर होती है, उसके किस फिनोमिना को दिखा रहा था, विवर्तन वाले को। तो इससे प्रूफ हुआ कि जो मैटर पार्टिकल है वो क्या है, वेव नेचर भी शो करते हैं। तो इसका साइंटिफिक प्रूफ है इसका डी ब्रोगली परिकल्पना का, वो किससे आया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है इस एक्सपेरिमेंट में जो आएगी, और जो इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आ रही थी, वो दोनों क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये इसका प्रूफ हो गया, पहले नहीं था, ये बाद में आ गया, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो वेवलेंथ है अपेक्षीय प्रतिबंध के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए, ये क्या होती है, नॉन रिलेटिविस्टिक। इसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी है v, वो किससे कम होती है, लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, अनापेक्षीय प्रतिबंध कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अनापेक्षीय कंडीशन या नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। ठीक है, तो अब इसमें देखा गया है कि जो ये पार्टिकल है m, वो क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। यहाँ पे जो m है वो क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है।
तो फ्रीली मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या बचेगी, काइनेटिक एनर्जी, जो किससे देते हैं 1/2 mv² से। ठीक है, अब ये रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन है, तो इसके अंदर जो मास है m, मूविंग मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन होता है, m = m0/v²/c²। ठीक है, अब ये v <c है, तो v/c किससे जाएगा, इससे, ये वैल्यू इससे, ये वाली वैल्यू 1 से और भी ज्यादा कम हो जाएगी। यहां से देखो v/c <<1 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, v²/c² है, तो ये वैल्यू और भी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मूविंग मास है वो किसके इक्वल आ जाता है, रेस्ट मास के इक्वल, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के अंदर। और जब रिलेटिविस्टिक कंडीशन होगी उसमें क्या हो जाएगा, v इक्वल यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है c के। तो यहाँ पे अपन बस ये देख रहे हैं अनापेक्षीय कंडीशन, तो ये मूविंग मास किसकी इक्वल हो जाएगा, रेस्ट मास की। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m0 v²। और अपन जानते हैं p = क्या होता है, mv, m0 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या m से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे m मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, p²/2 m0। ठीक है, तो ये जो p है वो किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई होके 2 m0 के अंदर √। आया समझ में, ये कहां से आया, ये बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहा है ये जो पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 0 हो जाएगी और टोटल एनर्जी क्या बचेगी, काइनेटिक एनर्जी बचेगी। और इसको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में अपन इस इक्वेशन को लिख देंगे। अब अपने पास क्या था, लैम्डा = h/p, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, और p की जगह क्या लिख देंगे, ये लैम्डा = h/√2 m0 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इसको और अलग अलग तरीके से देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब इसमें आता है कि आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तो आवेशित कण है तो माना पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें अंदर कि जो कोई भी क्यू आवेश है उसको v वोल्टता वाले विभवांतर वाले क्षेत्र में रखते हैं, आरोपित करते हैं कि किसी भी आवेश को v विभवांतर वाले क्षेत्र में उसको आरोपित करते हैं उस आवेश के ऊपर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, q, उस पार्टिकल का चार्ज उसके जो उसके ऊपर विभवांतर आरोपित किया है उसके मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ये काइनेटिक एनर्जी = q × v क्या है, यहाँ पे जो उस आवेश के ऊपर v विभवांतर आरोपित किया है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी k = qv। तो नया फॉर्मूला क्या जाएगा, h/√2 m0 और इसकी जगह qv। ठीक है, कि जब एक चार्ज पार्टिकल q को v विभवांतर वाला क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, उस चार्ज और उस पोटेंशियल के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी आती है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ये तो h तो कांस्टेंट है और ये कितना हो जाएगा 2 m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका रेस्ट मास है वो 0 नहीं होता है। जितने भी रेडिएशन होती है अपने पास पहले वाली क्लास में देखा था, गामा, एक्स, यूवी, उनका जो रेस्ट मास होता है वो तो 0 होता है, और ये जो पार्टिकल होते हैं उनका रेस्ट मास = 0 होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और चार्ज इलेक्ट्रॉन और v वोल्ट, यानी कि जो वोल्ट उसके ऊपर आरोपित करेंगे तो ये भी अलग अलग हो सकता है कि क्या क्या अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो H कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अंदर 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 और आवेश 1.6 कूलाम और V क्या हो गई वोल्ट, रूट के अंदर है। और जब इस पूरी क्वांटिटी को अपन सोल्व करते हैं, कहाँ गया जाने दे इसको, दोबारा देखो √2 MEQEV, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे -34 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और V वोल्ट था। अब इस पूरी क्वांटिटी को अपन सोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है, ये आता है जी, और ये इससे क्या करते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये डायरेक्ट यूज करते हैं। तो जब इस क्वांटिटी को सोल्व करते हैं तो ये आता है अंडर रूट के अंदर, ये आता है और इस अंडर रूट को दो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी क्या है पोटेंशियल, और किसके अंदर आता है एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब इसी को किसके लिए प्रोटॉन के लिए अल्फा के लिए सबके लिए क्या निकाल सकते हैं, उनकी उनसे रिलेटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब इसमें ये सारा रोल है ये किससे आ रहा है, ये इस एच प्लांक जो कांस्टेंट है इससे आ रहा है। यही अपन को क्लासिकल मैकेनिक्स को और क्वांटम मैकेनिक्स को अलग करता है। यदि तुम H इक्वल टू 0 रख लो तो ये सारा कुछ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जितने भी मैटर होंगे वो क्या है पार्टिकल है, और यदि इनको मूव करा दे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, वेव नेचर को शो करेंगे। तो ये वेव और पार्टिकल को जोड़ने वाली ये क्या है एक इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू H/P। और एक चीज और आप लोग ये भी बता दिया करो कि क्लास कैसी लगी आपको, कुछ तो रेस्पॉन्स दिया करो और कुछ जो मेरी कमियां हो वो भी मुझे बताया करो, ठीक है।